हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएनसी स्टडी जोन। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसका नंबर 12 है, बट हो सकता है किसी अदर बुक्स के अंदर, अदर पब्लिशर्स की बुक्स के अंदर इसका नंबर कुछ डिफरेंट हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी टर्म जो है वो हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको एक टर्म है चार्ज, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, चार्ज क्या होता है? इट इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। इंटरनल मतलब उसमें इनबिल्ट है, ऑलरेडी उसमें डली हुई है, हमें उसमें कुछ ऐड करने की, यानी चार्ज ऐड करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप 9th में पढ़कर आए हो, हमारे एटम्स। एटम्स में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रोटॉन्स होते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप ये सब पढ़ के आ चुके हो। अब हम वहां क्या कहते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए हम उसे बोल देते हैं न्यूट्रल। लेकिन अगर इनमें से किसी की जो नंबरिंग है वो ज्यादा हो, तो एज्यूम कर लीजिए जैसे प्रोटॉन किसी में मान लीजिए 5 है और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए उसमें 7 है, तो इस कंडीशन में उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो हम उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज। किसी में प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम उसे पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। तो एक तो इससे ये आपको क्लियर हो गया कि हमारे जो चार्ज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब अगर हम बात करें इंसुलेटर और आपके जो कंडक्टर होते हैं, अब ये आप पढ़कर आ चुके हो छोटी क्लासेस में कि जो हमारे इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते और कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है? तो देखिए, इसका रीजन कुछ नहीं है, चार्ज दोनों में होता है। एक चीज तो ये आप ध्यान रखिए, कभी ये मत सोचिएगा कि चार्ज नहीं होता इंसुलेटर में। चार्ज होता है, लेकिन ये कंडीशन होती है न्यूट्रल वाली जो आपने पढ़ी अभी। न्यूट्रल में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब ऐसा होगा तो हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, उसमें करंट फ्लो होगी ही नहीं, चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कोई फ्री नहीं है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इक्वल अमाउंट हो जाता है। लेकिन जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मोर देन प्रोटॉन। तो इस कंडीशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं मूविंग के लिए, मूव करने के लिए, फ्लो कर सकते हैं, तो इसीलिए वो हमारे कंडक्टर होते हैं। 2 टाइप का होता है, और इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों में चार्ज होते हैं। इंसुलेटर में फ्री नहीं होते, एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, या ये कहें एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। लेकिन कंडक्टर के अंदर इनकी इक्वलिटी खत्म हो जाती है, दोनों इक्वल नहीं होते, इसीलिए वो क्या करते हैं? करंट को फ्लो करते हैं। अब अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो देखिए, चार्ज जो है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से। और इसकी यूनिट क्या होती है? अब आप पढ़ के आए हो, हर एक जो हमारे यूनिट्स होते हैं या कोई भी हमारी क्वांटिटी होती है उसकी एक एसआई यूनिट होती है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? देखो, कूलम, जिसे आप कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हो। लास्ट में किसी भी चार्ज को लिखना हो आप कैपिटल सी यूज करते हो। तो ये तो हमारा थोड़ा सा हो गया चार्ज के बारे में। एक चीज और, जब हमें ये कहा जाए कि स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है, या ये कहें कि सबसे कम अगर हम चार्ज प्रैक्टिकली बात करें कितना होता है, तो वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये थोड़ा सा आपके चार्ज से रिलेटेड है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी होती है 2 टाइप्स की। आपके सिलेबस में हालांकि एक ही है, बट वैसे ये होती 2 टाइप्स की है।
कौन कौन सी है वो देखिए, एक होती है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, देखिए स्टैटिक जो वर्ड है यानी स्टेट वर्ड, कहीं पे भी ये वर्ड आपको दिख जाए, ये वैसे स्टेट नहीं स्टैटिक ही दिखाई देगा आपको ज्यादातर, इसका मतलब होता है रेस्ट। यानी इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, चार्ज की एट रेस्ट। जब कोई चार्ज रेस्ट में रखा हो तो हम उसकी अगर स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी इसमें किसकी स्टडी करेंगे, इंसुलेटर्स की, क्योंकि इंसुलेटर ही होते हैं जिसमें मैंने अभी आपको बताया चार्ज फ्लो नहीं करता, होता है बट फ्लो नहीं कर सकता, तो वो हो गई रेस्ट कंडीशन में चार्ज यानी इंसुलेटर। अब जैसे इंसुलेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके वुड है, पेपर है, ये सब आपके इंसुलेटर हैं या ये कहें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में वर्क करते हैं। अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं चार्ज की इन मोशन, यानी यहाँ पे चार्ज हमारा मूव करेगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वहां पे अगर हम स्टडी करते हैं ऐसे चार्ज की, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी अगर हम बात करें, चार्ज इन मोशन हो गया तो इसमें कौन से आ गए, आपके कंडक्टर्स आ गए। कंडक्टर्स कौन हो सकते हैं, देखिए मेटल हो सकती है, हमारे एलॉय हो सकते हैं जो आपके मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या मोर देन 2 मेटल्स के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, उनमें भी करंट जो है वो फ्लो करती है, चार्ज फ्लो करता है। ऐसे अगर हम बात करें, ये तो सॉलिड हो गए। लिक्विड में तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे वाटर के अंदर आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया, कोई एसिड कर दिया, कोई बेस मिक्स कर दिया, तो वो मिक्स करने से जो आपका सॉल्यूशन बनता है इलेक्ट्रोलाइट, वो भी करंट फ्लो कर सकते हैं, उनमें भी चार्ज फ्लो होता है। तो ये जो है ये हमारे कुछ कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। 10th के अंदर जो हमें स्टडी करनी है वो मेटल और एलॉयज की करनी है। 10th लेवल पे जो हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी किसकी पढ़ेंगे, मेटल और एलॉयज की, ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेनली हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो जो हमें पढ़नी है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जब हमने चार्ज पढ़ लिया अब हमारे लिए इजी है इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करना। तो इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने की रेट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी या सिंपली करंट। करंट क्या हो गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिए रेट का वर्ड, रेट जो वर्ड है ये कभी भी आपको दिख जाए किसी भी डेफिनेशन में, हमेशा ध्यान रखना कि आपको डिनोमिनेटर में टाइम लेना, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है इसकी। और ऊपर कौन आएगा, जिसकी बात हो रही है, तो किसके फ्लो की बात हो रही है, चार्ज की, तो यहाँ पे चार्ज आएगा। मैंने बताया क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका करंट का फॉर्मूला बन जाता है Q/T, डेफिनेशन और फॉर्मूला। और वैसे अगर आप समझना चाहो कि रेट का मतलब क्या है, तो रेट का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारा कोई कंडक्टर है, इसे हमने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। सोर्स क्या होता है, किसी भी टाइप की बैटरी या सेल, जैसे हमारे टॉर्च में हम सेल लगाते हैं, जैसे कनेक्ट करके ऑन करते हैं तो हमारे ग्लो करने लगती है जो हमारी टॉर्च है। सेम ऐसे ही मान लीजिए टॉर्च ही आपकी, और ये हमारे वो शेल है जो हमने उसमें डाले हैं। तो शेल को जैसे आप कनेक्ट कर दोगे और स्विच ऑन करते हो तो इसमें जो है टॉर्च वो ग्लो करने लगती है। तो यानी उसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो करंट उसमें फ्लो होने लगती है। अब उस फ्लो का मतलब क्या है, उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे रेट का वर्ड मैं आपको बताऊं तो रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ फ्लो। किसी भी चीज के फ्लो होने की स्पीड कितनी ज्यादा है, कितने कम टाइम में कितना ज्यादा चार्ज फ्लो करती है। तो जितने कम टाइम में जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगी उसकी करंट उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे हम इस पे क्वेश्चन समझते हैं, अगर हम नॉर्मली एक देखना चाहें, मान लीजिए 5 कूलाम का एक चार्ज है, वो
2 सेकंड तक फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। और ऐसे ही हमने 10 कूलम चार्ज फ्लो कर दिया सेम 2 सेकंड के अंदर, तो करंट किसमें फ्लो होगी ज्यादा? तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम हमने फिक्स रखा है, हमारा चार्ज ज्यादा है। 2 सेकंड में एक तो सिर्फ 5 कूलम फ्लो कर रहा है और दूसरा 2 सेकंड्स के अंदर ही 10 कूलम पास कर रहा है। इसकी रेट ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, उतने ही टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसकी जो करंट आनी है वो ज्यादा आनी है। इससे हम कैलकुलेट करके देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखिए चार्ज है 5 और आपका टाइम है 2, ये आपका आ गया 2.5 जो करंट आई है वो। और इसमें आप देखेंगे तो 10/2 ये आती है हमारी 5, तो आप देख सकते हो ज्यादा आ रही है, तो इसकी स्पीड ज्यादा थी चार्ज की फ्लो होने की, यानी उसमें करंट ज्यादा थी। तो हमारा करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। अब इसे रिप्रेजेंट मैंने आपको बताया किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय I। आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट क्या होगी, जितनी भी यूनिट्स आप पढ़ोगे सारी आप पढ़ोगे एसआई यूनिट्स। तो बार बार चाहे आप लिखो या ना लिखो एसआई यूनिट, पर जितनी भी आप पढ़ने वाले हो सारी एसआई यूनिट्स ही होंगी। तो यूनिट होती है इसकी एम्पियर। एम्पियर क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट का हमें फिनोमिना अच्छे से क्लियर करा था वो थे आपके एंड्रयू मेरी एम्पियर, तो उनके नाम पे इसको एम्पियर बोला गया है। और जब भी आप किसी के पीछे यूनिट को लिखोगे तो सिर्फ कैपिटल ए लिखोगे, ना कि पूरा एम्पियर। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसको मेजर कैसे करोगे? मेजर मतलब मान लीजिए कोई सर्किट आपको दे दिया, कहीं पे वायर से कनेक्ट कर दिए, शेल कनेक्ट कर दिया, आपके कोई टॉर्च या कोई भी आपका इलेक्ट्रिक एम्प्लियंस कनेक्ट कर दिया, तो आप उसमें कैलकुलेट कैसे करोगे कि उसमें करंट कितनी है? तो करंट कैलकुलेट करने के लिए यानी मेजर ऑफ करंट, टू मेजर करंट अ मीटर इज यूज्ड। एक मीटर एक डिवाइस होती है, लैब्स के अंदर मिलती है, वो यूज होती है करंट मेजर करने के लिए। नॉर्मली हम लोग भी कर सकते हैं इसको चेक, लेकिन हमें उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, जो जितने भी इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनके पास होती है। तो हम उसको मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं। मीटर इसका सिंबल हम आगे भी थोड़ा टाइम बाद पढ़ लेंगे। तो ये हमारी होती है करंट। अब एक चीज और यहाँ पे आती है कि अगर किसी सर्किट के अंदर, ये हमारी बैटरी है या सेल कह सकते हो आप, सिंगल है क्योंकि, तो देखिए जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगी, अब मान लो यहाँ पे हमने बल्ब लगा दी, एक डिवाइस लगा दी जिससे मान लो बल्ब है, मान लो बल्ब ग्लो कर रहे हैं या टॉर्च कह सकते हो, तो जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगी तो ये बल्ब ग्लो करेगा। अब जब करंट फ्लो होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो हमेशा ध्यान रखना करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस शेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, यानी ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा ये हो, या ये कहो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है हमारी करंट की डायरेक्शन। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये भी मेंशन कर सकते हो अगर आप पे आपको जैसे शॉर्ट नोट आ जाए करंट में, वैसे आता नहीं है बट अगर आ जाए तो ये चीजें भी छोटी छोटी चीजें आपको वहां पे राइट डाउन करनी होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू एप्लियंस, नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है हमेशा इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी हो गई करंट की बात। अब करंट के बाद हम आते हैं कि अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि करंट फ्लो हो रही है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए उसके लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहता है? इट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट। करंट जहां फ्लो हो रही है उसका कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ अगर आप बना देते हो दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे मान लो ये आपने शेल लगाया, ये आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, यहाँ पे इसमें सप्लाई जा रही है, यहाँ से लगातार आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, करंट फ्लो हो रही है लगातार, ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव डायरेक्शन से आपकी करंट फ्लो हो रही है। अब मान लीजिए मैंने इस वायर को यहाँ से कट कर दिया,
तो अब मुझे बताइए क्या करंट फ्लो होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कभी आपने अपने घरों में भी देखा होगा, कहीं से कोई वायर ब्रेक हो जाता है तो करंट नहीं आती है, जो एप्लियंस लगा है, जो इंस्ट्रूमेंट लगा है वो चलता नहीं है। उसका रीजन यही होता है, कहीं से अगर वो वायर कट जाती है तो वो पूरे के अंदर करंट फ्लो नहीं होगी, ये बल्ब या जो भी लगाया वो काम नहीं करेगा। तो यही इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट। कंटिन्यूस की लगातार है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहीं पे आके खत्म हो, कंटिन्यूस। और क्लोज, चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, उसे आप कहते हो इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब आप सर्किट्स बनाओगे तो उसमें इन सिंबल्स को आपको डायरेक्टली यूज करना है। आपको लिखना नहीं होगा कि ये क्या है और वो क्या है, नाम नहीं लिखना है, जस्ट ड्रॉ करना होता है आपको। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा आता है सेल। सेल के लिए आपको क्या करना है, ये तो आपका वायर होता है, जो भी कनेक्शन का वायर होता है। एक तरफ ये लॉन्ग साइज्ड आपको वायर के जैसे बनाना है और एक ये छोटा वाला। अब ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका शेल का रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा है हमारा बैटरी। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर आप ये समझ गए तो आप इसका सिंबल समझ जाओगे। मोर देन 2 शेल्स आप जोड़ दोगे, दैट इज बैटरी। तो देखो ये वायर तो है ही, ये एक शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ऐसे आप कई सारे लगा सकते हो। लेकिन एक चीज इसको आपको कनेक्ट करते टाइम ध्यान रखना, अगर आपने एक का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लिया है तो जब एंड करोगे सारे कनेक्ट करने के बाद तो हमेशा इधर नेगेटिव टर्मिनल आना चाहिए। यानी एक शेल का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर उसका नेगेटिव, फिर उससे आप दूसरे का पॉजिटिव ही कनेक्ट करोगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। और यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से होनी चाहिए और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल से, और इनके बीच में ये डैश जरूर लगाना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, ये गलत है। जब एक शेल आपका कंप्लीट हो गया है देन आप वो कंटिन्यू करें, फिर दूसरा शेल कंप्लीट हो गया देन ये कंटिन्यू करिए। तो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना होता है। ये आपका बैटरी का सिंबल है। थर्ड आपके आता है देखो अमीटर, जो मैंने अभी आपको बताया। अमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है उसका, ये बीच में ए, यानी अमीटर का रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। सेम ऐसे ही एक वोल्ट मीटर और पढ़ोगे आप अभी थोड़े टाइम बाद, मैं अभी आज ही करवा दूंगी आपको ये चीज। तो उसका भी सिंबल आपका क्या होता है, सेम यही, बीच में वी लगा देना है आपको। अब नेक्स्ट आता है आपका बल्ब का। बल्ब का अगर आपको सिंबल ड्रॉ करना है तो देखो वही आपको सर्किल बनाना है, इसके अंदर आपको इस तरीके से ये बना देना है, दैट इज बल्ब। ये बल्ब का सिंबल होता है। कहीं पे भी आपको सर्किट ड्रॉ करना है तो ये सर्किट, ये सिंबल बनाएंगे तो वो बल्ब को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आपके स्विच कह सकते हो आप, जो आपके घरों में स्विच होते हैं उन्हें की भी बोला जाता है। उनका सिंबल, इसके 2 सिंबल होते हैं, ओपन एंड क्लोज। जैसे स्विच आप ऑन करते हो, ऑफ करते हो, तो ऑन को हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑन है तो उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड की, और अगर ऑफ है आपका स्विच तो उसे हम बोलते हैं ओपन की। अब इनका सिंबल क्या होगा, देखिए ऑन के लिए यानी क्लोज्ड के लिए आपको क्या करना है, ये सर्किल बनाना है, ये आपकी वायर है, बीच में एक डॉट लगा देना। कई जगह ये ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं इस तरीके से, ये ब्रैकेट 10th के अकॉर्डिंग चले तो ये ब्रैकेट माने जाएंगे। अगर ये है तो ये क्लोज्ड है यानी स्विच ऑन है। अगर ऑफ है तो ये बीच का डॉट हटा देना है बस आपको। ये आपका ओपन हो गया। ओपन मतलब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है, क्लोज मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। इसके अलावा एक ये सिंबल भी यूज होता है, ये ओपन है, इस तरीके से आप कनेक्ट करते हो, ये ओपन है। और इसको अगर इससे मैच कर दिया जाए, यानी ये चीज इस तरीके से कनेक्ट कर दिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों कनेक्टेड है, तो ये आपका क्लोज हो जाता है। ये भी स्विच का ही सिंबल है। इसके अलावा और देखिए सिंबल्स आपके। अब मान लीजिए 2 वायर हैं, वो एक दूसरे को जस्ट क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है। मतलब एक वायर ऐसे जा रहा है, दूसरा उसके ऊपर से जा रहा है, मतलब कनेक्शन अलग अलग है, आपस में ज्वाइंट नहीं है। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉसिंग वायर विदाउट ज्वाइन,
दोनों को हमने ज्वाइन नहीं करा है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, एक तो ये वायर सीधा सीधा जो आपका क्रॉस जा रहा है उसके ऊपर से दूसरा क्रॉस करता है, तो कभी भी उसे ऐसे ड्रॉ मत करना। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे ये जॉइंट काउंट होगा, ऐसा लगेगा कि ये वायर और ये वायर यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है। इसको आप कैसे ड्रॉ करते हैं? ये एक वायर, ये दूसरा वायर उसको क्रॉस कर रहा है। लेकिन अगर जॉइंट है, जॉइंट वायर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? तो सिंपली आपको ये क्रॉस करना है, बस यहाँ पे एक डॉट दिखा देना, इसका मतलब ये एक दूसरे से जॉइंट है। अब आपके आता है, देखिए अब आपके आता है रजिस्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टर ले लीजिए। इसके लिए अभी जस्ट आप सिंबल समझ लीजिए क्या होता है, ये थोड़े टाइम बाद अभी हम कर लेंगे। देखिए, इसको इस तरीके से जिगजैग शेप में आपको बनाना होगा। ये रेजिस्टेंस या जो रजिस्टर है वो होता है। क्या है क्या नहीं है ये बस अभी थोड़े टाइम बाद हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। क्या होता है वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, अभी जस्ट आप सिंबल समझ लीजिए। ऐसे ही एक आपका होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसमें आपको क्या करना है? यही सेम बनाना है, बस इसको ऐसे क्रॉस दिखा देना है। इसकी बजाय एक सिंबल और है इसका, ये देन सर्किट में ऐसे कनेक्ट होता है। इसको साथ में रियोस्टेट भी बोला जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को। तो ये दोनों क्या हैं ये हम अभी थोड़ा टाइम बाद पढ़ लेंगे। रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर क्या होते हैं, पहले आप ये सिंबल जरूर इनके अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, एक बार आप ड्रॉ करके देखिएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे आप सिंपली पोटेंशियल भी कह सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, पोटेंशियल बोलिए या वोल्टेज बोलो, तीनों का मतलब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपकी बुक के अंदर ये दोनों वर्ड ज्यादा यूज हुए, ये कम यूज हुए, सेम है तीनों। देखिए क्या कहता है पोटेंशियल डिफरेंस, पहले आप सर्किट से समझिए। मान लो हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, उसमें आपके क्या क्या कनेक्ट है? एक आपके बैटरी या सेल जो भी है वो कनेक्ट है, और एक आपकी की कनेक्ट है, आपका मीटर भी कनेक्ट कर देते हैं। मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे कनेक्ट होते हैं सीरीज में और पैरेलल में। ये आपका ये हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई बल्ब लगाया हुआ है। अब आपको वोल्टेज इसमें फाइंड आउट करनी है कि इस सर्किट में मान लो वोल्टेज कितनी। तो आप क्या करोगे, इसकी कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, खासकर आपका जो एप्लियंस लगा हुआ है, जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसके दोनों तरफ। अब इसको अगर आपने ए पॉइंट बोला, इसको बी पॉइंट बोला, तो इस पॉइंट पे जितनी पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे जितनी पोटेंशियल है, दोनों का डिफरेंस कर देते हो तो वो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल क्या होता है? तो देखिए पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द वर्क डन टू फ्लो a unit charge from one point to other. It means हम एक चार्ज ले लेते हैं और वो आपका यूनिट चार्ज होना चाहिए, मतलब चार्ज जो है उसकी वैल्यू 1 कूलाम होनी चाहिए। कैपिटल क्यू है आपके, ये 12th के अंदर पढ़ोगे आप स्मॉल क्यू से। तो क्यू जो है वो 1 कूलाम होना चाहिए, उसे आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करना है। अगर वो पॉइंट हम ए और बी ले लें तो ए से बी तक किसी भी चार्ज को फ्लो करने पर वो जो वर्क डन करेगा दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल या वोल्टेज। किसी भी सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पर यूनिट चार्ज को फ्लो करने पर जो वर्क डन होता है दैट इज योर पोटेंशियल। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या बनेगा? देखो, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं V से,
रिप्रेजेंटेड बाय V। V लिखा जाता है इसको। V इज इक्वल टू, देखो वर्क डन की बात हो रही है, देन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज योर चार्ज। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास पोटेंशियल या वोल्टेज का, दैट इज W/Q। ये आपका वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। यहां से अगर हम बात करें यूनिट की, तो यहां से तो जूल पर कुलाम निकलेगा। वर्क डन की जूल होती है और चार्ज की कुलाम होती है, तो यहां से आपका वर्क डन जूल पर कुलाम बन गया। लेकिन इसकी हमें जो एसआई यूनिट है हमें वही याद रखनी है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? वोल्ट। और जब भी किसी मैग्नीट्यूड के पीछे आप लिखोगे, कोई वोल्टेज दिया उसके पीछे जो आपको लिखना है वो पूरा वोल्ट ना लिख के ओनली कैपिटल वी लिखना होता है। वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं या पोटेंशियल जो है उसे कैसे करते हैं, तो देखो मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। अभी हमने पढ़ा था करंट के लिए अमीटर से उसको हम मेजर करते थे, और वोल्टेज को मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। सिंबल मैंने आपको बताया था, अमीटर का ये था और वोल्ट मीटर का ये था, तो ये वाला वोल्ट मीटर है, इससे मेजर किया जाता है। अब एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे, अगर हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा, देखिए if there is a current of 5 microampere flowing through a circuit for 10 seconds, then find the charge। देखो क्या बोला है, गिवन क्या क्या है आपके पास, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपने क्या क्या दिया है। देखिए करंट दिया पहले तो, अब कई तो सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, बताते हैं ये भी क्या है। देखिए दूसरी चीज क्या दी आपको, टाइम दिया है 10 सेकेंड। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड ही होती है, इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट मैंने आपको बताया करंट जो है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। लेकिन यहाँ पे जो ये यू बनाया हुआ है इसे क्या बोला जाता है, तो देखिए इसे बोला जाता है माइक्रो। ऐसे ही एक स्मॉल एम मिलेगा आपको, जो आपको पता है, ये तो मिली बोला जाता है इसको। तो अगर ये एम्पियर के आगे लगा है तो ये बन गया माइक्रो एम्पियर, एम्पियर के आगे ये लगा है तो बन गया मिली एम्पियर, चार्ज के आगे लग जाए तो माइक्रो कुलाम, मिली कुलाम। इसे आपको कन्वर्ट करना होगा सिंपली एम्पियर में। अब एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जब भी माइक्रो दिख जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻⁶। मिली दिख जाए आपको कन्वर्ट करना है 10⁻⁻3। कुछ भी हो पीछे, एम्पियर हो, चार्ज हो, वोल्ट हो, कुछ भी हो, बस मिली और माइक्रो आगे दिख जाए तो ये मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, तो देखो जैसे हमारे पास 5 तो है ही, माइक्रो हटाना है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये एम्पियर बन गया, ये एम्पियर हो गया हमारे। तो ये चीज भी आप नोट कर लेना साइड में, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज। और हमने फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा था, देखो I इज इक्वल टू Q/T। आई कितना है आपके पास, 5 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू चार्ज कितना है, फाइंड आउट करना है। ये तो टाइम है आपका 10 सेकेंड। चार्ज क्या हो जाएगा, इसको आप इधर ले आइए, तो 5 × 10⁻⁻6 × 10, तो चार्ज हो गया आपका 5 × 10⁻⁻6 और +1 है तो ये हो जाएगा -5। ये आपका हो गया चार्ज। तो देखिए अब इससे आगे का जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इसी में हम कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपका ओम्स लॉ है, काफ़ी लेंथी हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको यहीं तक अभी आज कंप्लीट करके छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम जो है ओम्स लॉ वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन प्लीज़ कमेंट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।